हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए नेक्स्ट ईयर का एनालिसिस। इस साल क्या क्या हुआ मार्केट के अंदर में, पहले इसमें चर्चा करेंगे और नेक्स्ट ईयर मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो दो बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैक्रो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में क्या हो रहा है वो डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दूं कि मैक्रो में क्या क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट्स में क्या क्या हुआ, आने वाले साल में ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो सकता है और किस तरह के सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जिनमें आप दिमाग लगा सकते हैं। चले डिस्कशन करें। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, मेरी टीम मेंबर ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया, तो ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ट्राई टू रीड मोर फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। तो 2022 को सबसे पहले रैप अप करते हैं। ये साल चला गया और मैं सिंसियरली बिलीव करता हूँ कि ये साल आपके लिए अच्छा गया होगा। मेरे लिए तो रीजनेबली अच्छा ही था। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ हर साल मेरे लिए अच्छा बने, ताकि वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नॉट जस्ट पैसों में बट मेरी लाइफ में एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मुझे मिलता रहे। तो वैसे ये साल काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी था, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग था। पैसे के मामले में आई थिंक लास्ट ईयर वॉज फार बेटर देन दिस ईयर, बट इट्स ओके, दिस इज हाउ इट इज। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें 2022 में क्या हुआ, तो पेंडेमिक जो कि 2020 से हमको तंग किया हुआ था, तो हम उस फेज से निकले थे 2022 में कि पेंडेमिक खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, ऑल्दो अभी वापस से आने की बातचीत चालू हो गई है, बट ऑलमोस्ट 2010 2021 के एंड में खत्म हो गया था और 2022 वाज व्हेन द ग्लोबल मार्केट वाज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक प्रॉब्लम। लेकिन रशिया यूक्रेन ये दोनों के जो युद्ध है इसके अंदर में एक मेजर अनसर्टेनिटी थी। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रकोप हम सब पे पड़ा और जिसके कारण ऑब्वियसली चीज़ों के दाम बढ़ गए एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर में एक स्लो डाउन आ गया, राइट। चाइना जो कि जहाँ से ये एक्चुअली में कोविड का पूरा कार्यक्रम चालू हुआ था, वहाँ पर कोविड कंट्रोल में नहीं था और गवर्नमेंट का जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है जिसके कारण लिटरली चाइना बंद था, उसके कारण भी काफ़ी हद तक एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में प्रेशर पड़ा, बिकॉज चाइना इज़ ऑब्वियसली द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड अगर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, अगर वो कंट्री बंद होगी तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में आएगा। तो ओवरऑल 2022 वाज अ बैड ईयर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स जैसे यूएस मार्केट्स हो गए या अदर इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, उन्होंने एक्चुअल में काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस लास्ट ईयर दिया था। हम देखेंगे कि वेदर ये परफॉर्मेंस गंदा कंटिन्यू रहेगा 2023 में या नहीं चार्ट के थ्रू। ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के अंदर में ये डायरेक्शन है। मोटा मोटी हमने जहाँ से चालू किया था हम वहीं पर ही आ गए ऑलमोस्ट। नीचे गया मार्केट, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, तो ये एक वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रही। इनफैक्ट मोटा मोटी ऊपर का लेवल 18,500 और नीचे का लेवल 15,500, तो 3,000 पॉइंट का मार्केट का एक रेंज रहा। नीचे के लेवल पे मार्केट ने 2 बार बॉटम देखा, ऊपर के लेवल पे मार्केट ने 3 बार टॉप देखा। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें किया कि जब जब पॉजिटिव न्यूज आई इंडियन मार्केट के अंदर में, इंडियन मार्केट टॉप कर गया और जब जब नेगेटिव न्यूज आई इंडियन मार्केट के अंदर में, इंडियन मार्केट बॉटम कर गया। तो ये एकदम क्लियर कट एक डायरेक्शन देता है हमको कि जब भी बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि मार्केट शायद टॉप कर गया। और जहाँ बहुत नेगेटिविटी आ जाए, जहाँ पर एक ऐसा फील आ जाए कि जैसे आरबीआई ने एक मार्केट सेंटीमेंट के बारे में कहा था कि बहुत नेगेटिव हो गया है, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट इंक्रीज कर दिया था जिसके कारण मार्केट फॉल हुआ था, बट दैट बिकेम द बॉटम ऑफ द मार्केट। 15,306 वाज द लेवल। सो मार्केट वॉलेटिलिटी वाज देयर एंड आई थिंक 2023 में ये वॉलेटिलिटी इस तरह का कंटिन्यू रहेगा। एक रेंज, ब्रॉडर जो रेंज है मार्केट का 18,500 और 15,500, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज बन गया है। नीचे का बेस तो मुझे लगता है कि सेट हो गया मार्केट का, 15,000 15,500 इंडियन मार्केट का एक नया बेस क्रिएट हो गया है। ऊपर में 18,500 को तोड़ के क्या वो 20,500 का रेंज में जाएगा इस साल, ये हमको समझना है, देखना है, वो हम देखेंगे। आउट परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन मार्केट का, तो ये चार्ट बताता है कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स में जो मेजर मार्केट्स है जैसे निफ्टी, फुत्सी, कैक, डाउ जोन्स, निकी, इनके मुकाबले इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है एंड वी ऑल नो दैट द आउट परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी सरप्राइजिंग।
लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वीजा वीज अदर इमर्जिंग मार्केट्स इंडियन मार्केट हैज़ बीन द टॉप परफॉर्मर लास्ट ईयर। एफआईज इनफ्लो की बात करें तो पहले 6 महीने में एफआईज ने काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो किया था। ये वही समय था जब डॉलर बढ़ रहा था एग्रेसिवली, यूएस का यील्ड कर्व बढ़ रहा था और एक परसेप्शन डेवलप हुआ था कि क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया में पैसा डालेंगे तो वो लेके जाएंगे। लेकिन वो पैसा लेके जा रहे थे, यहाँ पर इंडियन मार्केट गिर नहीं रहा था क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट का जो नया बेस डेवलप हो गया है वो रिटेल इन्वेस्टर का बेस है, जो 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ का मंथली एसआईपी इंडिया में आ गया है। उसके कारण इंडियन मार्केट ऐसे कठोरता से खड़ा है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? आई थिंक ये रहेगा। ये जो इक्विटी कल्चर इंडिया में डेवलप हो गया, इन्वेस्टमेंट कल्चर इंडिया में डेवलप हो गया, एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स डेवलप हो गया, इसके कारण मुझे लगता है कि फ्लो फ्रॉम इंडियन हाउस होल्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जिसके कारण इंडियन मार्केट का जो फॉल है वो इतना स्टीप नहीं होगा जितना प्रॉब्ली पहले हुआ करता था जब एफआईज पैसा निकालते थे और बहुत ज़्यादा पैसा के कारण मार्केट गिरता था। इसको एक्चुअली कहते हैं हॉट मनी। तो हॉट मनी का इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट में एक्चुअल में अब कम हो चुका है। तो क्यों इंडियन मार्केट यहां से स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा? वोलाटिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा। हम उस जोन में अब आ चुके हैं कि शायद एक ब्रेकआउट मार्केट में आएगा तो नेक्स्ट लेवल का हमको ग्रोथ दिखेगा, बट ये जो रेंज है ब्रेकआउट के लिए, ये रेंज के अंदर में वोलाटिलिटी मार्केट के अंदर में रहेगी। तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव बातें क्या क्या है? पहला, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, स्पेशली गुजरात इलेक्शन के बाद तो समझ में आ गया है कि ये गवर्नमेंट तो रहने वाली है और 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का प्रेजेंस रहेगा। तो दिस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। दूसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी कोविड के दौरान, इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को इतना बड़ा इम्पटस मिला इंडिया में। ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ के कारण जो इम्पटस मिला है, आई थिंक ये पीएलआई स्कीम ओवरऑल बहुत बड़ा बूस्टर है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए। दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स। आई थिंक दिस इज ग्रॉसली कवर्ड बाय एवरीवन कि लास्ट 10 साल से जो बैंकिंग सिस्टम में क्लीनिंग हुआ है उसका एडवांटेज अब इंडिया को मिलेगा और बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर्स डेफिनेटली जैसे जैसे कॉर्पोरेट लेंडिंग और कॉर्पोरेट बोरिंग इंक्रीज होती है, जैसे जैसे रिटेल बोरिंग इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इनका बैलेंस शीट और स्ट्रांग होता जाएगा। डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी, आई थिंक ये सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएशन है कोविड के बाद में। द थ्रस्ट ऑन डिजिटलाइजेशन हैज गॉन अप सो मच दैट ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर में गवर्नमेंट की तरफ से जो एक एक स्टेप लिए जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, आधार है और आधार को बेस करके और जितने भी यूपीआई टाइप इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, इट इज़ इनक्रेडिबल। तो जितना डिजिटल पेनिट्रेशन होगा उतना एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पांचवा, फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल्स। जो इंडिया का डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे वो धीरे धीरे कम होगा। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में सोलर है, थर्मल है और न्यूक्लियर है एंड ऑब्वियसली जो ईवी जो पूरा एक नया जोन क्रिएट हुआ इंडिया के अंदर में, आई थिंक दैट विल बी अ बिग बूस्टर टू सेव आवर कॉस्ट। द कॉस्ट इज नॉट जस्ट द फाइनेंसिंग कॉस्ट, पैसा का कॉस्ट नहीं होता है, बट हमारा जो ओवरऑल नेचर, जो क्लाइमेट, जो वेदर का जो कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। सिक्स्थ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। करंट गवर्नमेंट का आप देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट रहा है कि इंटर कंट्रीज अपना रिलेशनशिप को बेटर करे, डिप्लोमेटिक टाइप्स को बेटर करे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत हुए इंडिया के अंदर में एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउटसाइड now are considering India in a very, very different sweet spot vis-a-vis the other countries like China. Satwa, private capex cycle has gone up. Now Indian entrepreneurs are going all in. वो और पैसा खर्चा करना चाहते हैं और फैक्ट्रियां बनाना चाहते हैं और केपेक्स करना चाहते हैं ताकि वो इस केपेक्स का फायदा उठा सके, इस पोटेंशियल ग्रोथ जो इंडिया में आने वाली है इसका फायदा उठा सके। एट्थ, जैसा कि मैंने पहले कहा, इंक्रीजिंग इक्विटी एक्सपोजर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो ये जो एक बेस क्रिएट हो गया इंडिया में 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ का एसआईपी जो कि बढ़ के 20-25,000 करोड़ हो जाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप में कह रहे हैं 80 लाख 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये पैसा इवेंचुअली जाएगा कहाँ पे? मोस्टली वो इक्विटी पे जाएगा।
तो इक्विटी मार्केट स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो ETFs हैं, उनके ऊपर में आई थिंक एक मेजर फ्लो ऑफ फंड आने वाला है। तो द फॉल इन निफ्टी और लार्ज कैप इंडाइसेस लाइक निफ्टी, जूनियर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें फॉल का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चाइना +1, द यूरोप +1, ये सब कॉन्सेप्ट जो ग्लोबली एक प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका बेनिफिशियरी इंडिया है। एंड मैक्रो लेवल पे ये बेनिफिट हम देख रहे हैं, कई सेक्टर्स उठा पा रहे हैं, जैसे केमिकल है, जैसे एग्रोकेमिकल है। एंड आई थिंक दिस बेनिफिट ओवरऑल विल डेफिनेटली remain the major benefit for India in coming 5 years. मोटा मोटी तेजी के बहुत रीजंस है, अब मंदी के कुछ लिमिटेड रीजंस है मैं आपको बताऊंगा, बट वी हैव टू बी बुल ऑन इंडिया, दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज आज के रेट में इंडिया इज इन अ परफेक्ट स्पॉट। अगर मैं बिजनेस साइकिल्स को देखूं और स्टडी करूं तो उसमें एक समझ में आ गया कि किस फेज में इंडिया इज मोर ऑफ अ रिकवरी फेज वेयर ग्रोथ हैज पिक्ड अप, क्रेडिट ग्रोथ इज इंप्रूविंग, inflation has started to increase, so moderate inflation increase actually countries like India के लिए बहुत अच्छा होता है, because growth के साथ में एक inflation तो आएगा ही आएगा, which helps the companies which are on the supply side of the material, and government का tax collection increase हो रहा है, GST collection is going to all time high level, तो I think overall recovery phase में इंडिया आ गया, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी अभी पॉजिटिव है। लेकिन जब वो ग्रोथ फेज में आ जाएगा, व्हेन इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी एट अ पीक, व्हेन एवरीथिंग विल बी हाइपर एक्साइटिंग, हाइपर एक्टिव, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पीक पे होंगे, आउटपुट ऑफ द ग्रोथ विल बी एट इट्स पीक, वहां से प्रॉब्ली मार्केट जो है वो करेक्ट करना चालू करेगा। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें विजा विज निफ्टी, तो निफ्टी का पीई राइट नाउ करीबन 22 है और लॉन्ग टर्म मीडियन पी तकरीबन 20.5 के करीब है। तो इंडिया इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। हम जब भाव देखते हैं हमको लगता है कि अरे 18,000 का भाव हो गया, बट एक्चुअली में हमको उसको रिलेटिव टू अर्निंग देखनी चाहिए, विच इज अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म मीडियन पे है। एक टाइम पे जब वो बहुत तेज हुआ था, हाइपर तेजी आई थी, तो वो 30, 32, 34 तक चला गया था। तो इंडिया अब जिस सिचुएशन में प्लेस्ड है, there is a possibility that lot of money will flow inside India, not just from FIs but also from retail, जिसके कारण एक हाइपर तेजी आने की उम्मीद है। So be prepared for taking advantage of that तेजी which will come in our country. Well, तेजी नेक्स्ट ईयर आएगी नहीं आएगी ये टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है, बट फॉर श्योर हमको मेंटली अपने आप को एक तेजी के मोड में रखना है और उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जिनमें टेलविंड ज्यादा है, जिनमें पोटेंशियल टू ग्रोथ और भी बहुत ज्यादा है। व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या फेस होंगे इंडिया में? पहला चैलेंज जो ऑयल है, ऑल्टरनेट फ्यूल डेफिनेटली ग्रो कर रहा है इंडिया में, बट अभी भी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इज वेरी हाई, तो ऑयल का बहुत बड़ा रेलेवेंस होगा। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा कंट्री के लिए वो बहुत खराब है। दूसरा, स्लो डाउन इन एडवांस इकोनॉमीज में लीड टू फॉलिंग एक्सपोर्ट्स, और वो हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर कैसे फॉल किया है, बिकॉज यूएस में एक स्लो डाउन है, रेसेशन है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में रेसेशन रहे, तो उसका इम्पैक्ट हमको हमारे कुछ इंडस्ट्रीज में दिखेंगे जो उन पे डिपेंडेंट है। तीसरा, रुपी डेप्रिशिएशन विल कीप इन्फ्लेशन वेरी हाई, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड नहीं होता है, जो रुपी का डेप्रिशिएशन है, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत करते हैं उसके कारण भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द स्पॉइल स्पोर्ट। नंबर 4 इज हाई बोरोइंग कॉस्ट विल लीड टू डिमांड स्लो डाउन। वेल, इस पे दो बात कर सकते हैं, एक कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाई बोरिंग कॉस्ट हो गया तो डिमांड स्लो डाउन हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई डिमांड इतना स्ट्रांग है कि बोरिंग कॉस्ट बढ़ भी रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों तरफ का इसके अंदर में चर्चा हो सकती है, बट यस, हाई बोरिंग कॉस्ट इज एक्चुअली नेगेटिव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम अभी आ गया? नहीं, वो थोड़ा समय लगेगा बिफोर वी कैन से दैट अब बोरिंग कॉस्ट वो पीक हो चुका है। एंड फिफ्थ, द जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन चाइना एंड अदर रीजन्स अराउंड, जिसको मैं कम वेटेज देता हूं बिकॉज आज के युग के अंदर में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया इज डेफिनेटली इन अ मच बेटर ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक सेटअप बिकॉज ऑफ द करेंट गवर्नमेंट। जो मेजर थ्रेश होल्ड आई वुड से आ रहा है वो आ रहा है केपेक्स, और इस पे ध्यान रखिएगा कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट केपेक्स है इंडिया में वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़
का कैपेक्स ऑलरेडी इंडिया में अनाउंस हो चुका है और कॉर्पोरेट्स लग गए और फैक्ट्री बढ़ाने में और चीज़ों को एक्सपेंड करने में। इसका बेनिफिट डेफिनेटली फ्यूचर में आएगा, स्टेट को भी बेनिफिट मिलेगा, सेंट्रल को भी बेनिफिट मिलेगा। और जीएसटी कलेक्शन जो आ रहा है वो देखिए, उससे क्लियरली समझ में आता है कि जैसे जैसे केपेक्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो इट इज़ अ मैक्रो cycle which drives the overall performance of stock market also. So Indian corporates doing capex is a big positive news for our country. ग्लोबल आउटलुक थोड़ा खराब है, मैं आपके साथ लुका छिपी नहीं खेलूंगा। यस, ग्लोबल मार्केट इज इन अ वेरी बैड शेप। इनफैक्ट आई रिकॉर्ड दीज वीकेंड एनालिसिस एवरी वीकेंड, और आपने देखा होगा कि डाउ जोन्स, नेस्डैक या ग्लोबल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, इनकी बैंड बची हुई है। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2023 में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आए, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो हो सकता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर तक कंसर्न रहेगा। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर पे डिपेंड करता है। अगर वो वॉर खत्म होता है, अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कम होता है, अगर कोविड का स्केयर डाइल्यूट होता है, अगर चाइना वापस से गेट खोलता है और चाइना के कारण वापस से सप्लाई चेन ठीक होता है, तब तो चीज़ें कंट्रोल में आएगी। नहीं तो जब तक रशिया यूक्रेन और चाइना का प्रॉब्लम है, तब तक आई थिंक ग्लोबल रिसेशन और ग्लोबल का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रह सकता है। चाइना थ्रेट, ये चाइना इज, अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज चाइना इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। सप्लाई बहुत वहाँ से आती है और डिमांड भी वो लोग बहुत करते हैं। तो अगर चाइना में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आया, एक क्योंकि सुनने में आता है बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर चाइना में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आया तो एक बार ग्लोबली सारे मार्केट्स में करेक्शंस आएंगे, एंड ऑब्वियसली इंडियन मार्केट कैन नॉट स्टे अलूफ फ्रॉम एनी करेक्शन विच विल कम इन ग्लोबल मार्केट्स। तो मोटा मोटी इंडियन मार्केट का आउटलुक तो हमको पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, और जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही, बट जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई नीड टू बी 100% पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट। कुछ सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो इस साल 16.7% ग्रो किया है, विच इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। आने वाले साल के अंदर में आई थिंक पॉकेट्स के अंदर में कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आता रहे। दूसरा, बैंक निफ्टी 23% ग्रो कर गया। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर हैज टू परफॉर्म। तो 23% बैंकिंग ग्रो कर गया। यहां से बैंकिंग स्टॉक का फर्दर ग्रोथ डेफिनेटली इंटैक्ट है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द बैंक यू आर इन्वेस्टिंग। निफ्टी आईटी, बिकॉज ऑफ यूएस रिसेशन, निफ्टी आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग। यूएस पे डिपेंड करता है, अगर वहां पर रिसेशन कम होता है तो आईटी वापस से आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी फार्मा इज अ डिफेंसिव, अगेन कोविड में इनका बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ ना, दे आर काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। अगर ग्लोबल रिसेशन आया तो अगेन उनको भी इंपैक्ट होगा। इंडिया एज अ कंट्री जहां पर हेल्थ केयर पे काफी फोकस होगा, कंपनीज विच आर फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट। निफ्टी मेटल्स, ओवरऑल मेटल्स का डिमांड इज नाउ ग्रोइंग, इंडिया भी डिमांड कर रहा है। जनरली क्या होता है, रिसेशन के बाद में जब रीबिल्डिंग होती है इकोनॉमी की तो मेटल्स के डिमांड आते हैं, और डॉलर क्योंकि नीचे और मेटल्स प्राइसेस ऊपर है तो उसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। बट दीज आर हाईली सिक्लिकल सेक्टर्स, तो जब भी डॉलर पलटी मारेगा आप देखोगे मेटल्स में करेक्शन आ गई। तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑन मेटल। निफ्टी कंजम्पशन एक बहुत ही स्टेडी मॉडरेट कंजम्पशन पे काम करता है, और ये एक ऐसा सेक्टर है विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू शाइन, but you need to be very specific with the stock. And energy, I think energy demand is overall gone up thanks to various other things including crypto and other things. So energy I think will still shine, or relatively energy, capital goods, infrastructure companies, ये सब relatively lesser price पे available है, तो वहाँ margin of safety बहुत high है। तो you can be very selective in the stocks you select in this sector, but looks like that the positivity in the energy sector will continue. So Indian market overall positive. Global slowdown का impact आएगा, but only on the sectors which are dependent on global markets. There are some sectors which are beneficiary of China +1 and Euro +1, which you need to 100% understand. और PLI, जिस sector, जिस stock में PLI का impact ज़्यादा है, उनको benefit मिल रहा है और उनको benefit मिलता रहेगा। ये एक मैंने stock selection framework बना रखा है,
आपको अपॉर्चुनिटी साइज देखना है, टेलविंड देखना है, सेक्टर का स्टडी करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर का प्लेज रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारा स्टडी करके बैलेंस शीट का हेल्थ देखना है, रिलेटिव वैल्यूएशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स इन द सिमिलर इंडस्ट्री, एंड फाइनली एक एकोमोडेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि किस प्राइस पे मेरे को वो स्टॉक लेना है और किस प्राइस पे नहीं लेना। एक्चुअली स्टॉकेज के अंदर में इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन है, उस इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन के अंदर में हम ये सारी एनालिसिस करते हैं और वहाँ पर स्टॉक्स को रेट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर में आपको क्या देखना चाहिए और क्या ये स्टॉक में इस भाव पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फॉर दिस रेडीमेड स्टॉक आइडियाज यू कैन लुक एट द इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन ऑफ स्टॉकेज। तो आने वाला 2-3 साल के अंदर में जो मेजर थीम्स है जो इंडिया में प्ले होगी, पहला एनर्जी थीम, राइट, दूसरा रेलवे जो ऑलरेडी थीम चल रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे। वी नो द लीडर इन रेलवे मिनिस्ट्री में जो अब आए हैं, ही इज अमेजिंगली क्वालिफाइड, तो उनके कारण काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं रेलवे के अंदर में जो दिख रहा है। मिलिट्री ओवरऑल डिफेंस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी, एंड फाइनली एग्रोकेमिकल, ये एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेक्टर इमर्ज हो गया है, एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू द टेलविंड फॉर द कमिंग 2 to 3 years। जाते जाते एक बात कर देता हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड नहीं है खाली, उसमें USD INR भी है। तो लास्ट 5 साल के अंदर में गोल्ड का CAGR ग्रोथ हैज बीन ऑलमोस्ट 12%। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और ग्लोबल रिसेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में करिए। 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो should be in gold, because getting a CAGR of 10 to 12% in gold over a period of time should not be a challenge. तो इंडिया भी बाई कर रहा है गोल्ड because they want to hedge themselves against the uncertainty which is there in global markets. टर्की बाई कर रहा है, उज्बेकिस्तान बाई कर रहा है, lot of countries are buying gold on regular basis because this actually is a very good currency hedge as well as the recession hedge. So ending note, first half स्टिल लुक्स चैलेंजिंग। एक रेंज है मार्केट का, उस रेंज को तोड़ के कन्विंसिंग ब्रेकआउट देगा, इस बजट पे डिपेंड करता है, एंड दिस बजट इज गोइंग टू बी पॉपुलिस्टिक बजट। तो रूरल डिमांड डेफिनेटली वापस से आ जाएगी बिकॉज इलेक्शन है उसके बाद वाला, तो इस बजट में गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आई एम सीइंग दैट द रेंज ब्रेकआउट एंड स्पेसिफिक टू रूरल डिमांड उस तरह का प्ले करना चाहिए कमिंग फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट। और उसके बाद बजट में क्या आता है वो डिसाइड करेगा कि हमको किस सेक्टर के अंदर में एलोकेशन करना है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत काम होने वाला है। माय हम्बल सजेशन इज कि अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करना बंद कर दीजिए। आई थिंक लेट्स गेट इनटू प्योर प्ले सेक्टर वेयर टेलविंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और कौन सा सेक्टर है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड थीम्स पकड़ते हैं और उस थीम्स के आधार पे जो भी स्टॉक वर्क कर रहा है उस पर फोकस करते हैं। दिस इज माई फोकस एरिया। यस, देर इज अ स्केयर ऑफ ग्लोबल रिसेशन, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट फॉर कमिंग फ्यू क्वार्टर्स द रिसेशन इज क्वाइट एविडेंट, और उसके कारण इंडियन मार्केट के अंदर में इम्पैक्ट आएगा। तो हो सकता है कि ये रेंज जो मार्केट का है वो रेंज रह जाए, लेकिन कई सेक्टर्स होंगे जो इस रेंज के बियॉन्ड काम करेंगे। हमारा और आपका काम यही होना चाहिए, वो सेक्टर्स, वो थीम्स को पकड़े और उसके अराउंड में जो स्टॉक्स है उनमें काम करें। Alright, so this is it from my side. I hope you like this video. और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं रियल टाइम बेसिस पे तो बिकम पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी स्टॉकेज क्लब, ज्वाइन कीजिए। 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, एंड आई एम सो मच डेडिकेटेड फॉर माय क्लब मेंबर्स कि आप रियल टाइम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड आई एम देयर अलॉन्ग विथ माय 20+ एनालिस्ट एंड मेनी मोर एक्सपर्ट्स जो आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे, इंक्लूडिंग स्टॉक आइडियाज। तो ज्वाइन स्टॉकेज क्लब, इस वीडियो के नीचे ऑफर का लिंक है, वो देख लीजिए और उसका फायदा उठाइए। थैंक यू।